Good morning. This is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel आरवी इंग्लिश क्लासेस एक प्रयास। आज का जो पोएम है वो है आपका तीसरा पोएम है। दो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस और स्नेक। आज का जो तीसरा पोएम है वो है आपका बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का, जिसे जो है फायर हिम। ओके, फायर हिम। फायर हिम कहने का मतलब होता है कि अगेन अग्नि या आग, उसकी स्तुति करना, उसकी विनती करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पोएम में क्या है आपका। तो सबसे पहले देखते हैं पोइट के बारे में। इसके जो पोइट हैं वो है आपके केकी एन दारूवाला। ओके, सो आइए डिस्कस करते हैं इस पोएम को। और अगेन आई एम सजेस्टिंग यू कि प्लीज़ कीप your textbook in front of you. So let's start. So a fire hymn, केकी एन दारूवाला, born 1937। इनका जन्म हुआ है 1937 में। द रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 एंड कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड, इज़ अ लैंडस्केप पोएट ऑफ इमिनेंस एंड अ वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ है 1937 में। एक ये रिसिपिएंट मतलब जो से कोई चीज़ अगर मिलता हो पुरस्कार के रूप में तो उसे कहते हैं रिसिपिएंट, मतलब पाने वाला। ठीक है, तो साहित्य अकादमी अवार्ड इनको दिया गया 1984 में और कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड भी इनको मिला है। इज़ अ लैंडस्केप पोइट। ठीक है, लैंडस्केप मतलब क्या होता है, जो अगेन जो नेचुरल पोइट हो, जो धरती से जुड़ा हुआ डाउन टू अर्थ जो लिखते हो, लाइक अगर आप बात करें जॉन कीट्स की या विलियम वर्ड्स की। ठीक है, मतलब जो नेचर पोइट हैं आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, लैंडस्केप ऑफ इमिनेंस। इमिनेंस कहते हैं जिसको महान हो, जो ग्रेटनेस जिसमें हो, नोबैलिटी जिसमें हो। ठीक है, एंड अ वेल नोन राइटर, और एक जाने माने राइटर है, छोटी कहानियाँ लिख, मतलब इसके नाम से भी जाना जाता है। His poetry is, in his own words, a totally impressionistic recording of subjective responses। देखिए जितने सारे पोइट हैं सबका अपना अलग अलग ओपिनियन है पोइट्री को लेके। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि अगर पोइट्री को ये ऐसे कहते हैं कि भाई ये टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग है, मतलब बिल्कुल जो इफ़ेक्टिव हो, जिसको प्रभावात्मक कह सकते हैं, जो कोई इम्पैक्ट सामने वाले पे लीव करे, छोड़े। ठीक है, तो सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स मतलब जो भी आप सब्जेक्ट, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है डायरेक्ट उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पोएम कुछ और लिख रहे हैं और आप कुछ ऐसे चीज़ों को यूज कर रहे हैं जिसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, मतलब बिल्कुल एकदम सब्जेक्टिव, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको बातें करनी है। ठीक है, कह रहे कि ही क्लेम्स हिज पोएम्स टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप एंड हेंस अर्थी। वो क्लेम करते हैं, वो दावा करते हैं कि उनका जो भी पोएम्स होता है ना वो बिल्कुल एकदम धरातल से जुड़ा होता है, और वो ग्रामीण, रूरल कहने का मतलब ग्रामीण परिवेश का होता है, इसलिए वो अर्थी मतलब ज़मीन से दूरी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ही शन्स सोफिस्टिकेशन एज ही थिंक्स दैट it while adding gloss takes away the power of words। देखिए वो ही शंस का मतलब होता है अगेन अवॉइड करना, उससे दूर रहना। ठीक है, तो जो भी सोफिस्टिकेशंस है, मतलब जो भी मिलावट है, जो भी मिक्सचर है, इनसे ये दूर रहते हैं। ठीक है, उनका ये कहना है कि अगर आप इसमें आप मिलावट करेंगे, वाइल एडिंग ग्लॉस मतलब इसमें अगर आप चमक धमक डालेंगे, कुछ मिलावट करेंगे, तो टेक्स अवे द पावर ऑफ वर्ड्स, मतलब आपकी जो लाइन्स है ना उसकी वो उसमें जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ग्लॉस मत करिए, मतलब चमकाइए मत। ठीक है, सॉरी थोड़ा सर्दी का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैनेज। ओके, द थीम्स ऑफ हिज पोइट्री आर लव, डेथ, डोमिनेशन, साइनिसिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। इनका जो मेन मुद्दा होता है या इनका जो थीम होता है इनके पोइट्री का, वो बेसिकली लव का है, डेथ का है, डोमिनेशन मतलब अगेन होता है किसी का प्रभुत्व, जैसे कैसे पेट्रियार्की हो गया। ठीक है, वैसे डोमिनेशन। साइनिसिज्म कहने का मतलब जो अगेन
स्केप्टिसिज्म या फिर कनिंगनेस, मतलब थोड़ा कुटिलता, ठीक है ऐसा। प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस, प्लाइट मतलब अगेन होता है जो भी माइजरी है, जो भी कष्ट है, ठीक है, जो भी पेन है, तो ह्यूमन सोसाइटी में, और साथ में वायलेंस, हिंसा। ही राइट्स विथ इंटेंसिटी एंड विगर, ठीक है, मतलब ये बड़े ही एनर्जी के साथ लिखते हैं, इनमें विगर मतलब फिर से विगर का मतलब भी वही होता है, मतलब पूरे पोटेंशियल के साथ लिखना, ठीक है। इन्वॉल्व इन पोइट्रिक क्रिएशन, ठीक है, मतलब ये पोइट्रिक क्रिएशंस, मतलब जो इनका इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो पूरी तरह से जिसको एक्टिव कह सकते हैं, ठीक है, एक्टिवनेस होता है एक। Since he had been in police service, violence is unavoidable in his poetry. अब चूँकि ये पुलिस सर्विस में भी रह चुके हैं, ये IPS ऑफिसर भी होंगे मे बी, तो वायलेंस, हिंसा जो है इनके पोइट्री में तो होगा ही होगा, उसको आप अनअवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। His important volumes of words include Under Orion 1970, A Partition in April 1971 and Crossing of Rivers 1976। ये कुछ इनका इम्पोर्टेंस वॉल्यूम्स है, ठीक है। चलिए आते हैं, अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि फायर हिम, तो पहला जो लाइन है वो ये कह रहा है कि द बर्निंग हार्ट, ओके, द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फॉस्फोरेन सीन, ओके, फॉस्फोरे सीन, मतलब ये जो बर्निंग घाट है, मतलब ये जो जलते हुए घाट है, ठीक है, वो इरप्ट मतलब होता है इवॉल्व, जैसे कैसे कोई वोल्केनो है उसमें से क्या होता है, लावा इरप्ट होता है, बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो फॉस्फोरेंस, ठीक है, फॉस्फोरेसिन मतलब आपको बिल्कुल पीला कलर का दिखेगा। अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, अगर आप किसी घाट के करीब से अगर आप गुजरे होंगे तो आपने देखा होगा जो भी वहाँ पे डेथ बॉडी को जलाई जाती है तो उनसे वो जो रोशनी निकलती है पीले कलर की, उसे फॉस्फोरस कहते हैं उसे, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो बर्निंग घाट है, मतलब जो जलते हुए घाट है, वो पीलापन वो उनसे निकल रहा है, मतलब जब लाशें जलाई जाती हैं तो, ठीक है। एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेनेड पासर्स बाय, ठीक है। और ये जो वॉन्डरिंग घोस्ट है, अगर आप लाशों को देखेंगे जलते हुए तो उनसे अजीब तरह की आकृतियाँ, मतलब शेप्स आपको दिखाई देंगी, ठीक है। आग की जो लपटें होती हैं उससे, तो वो जो आग की लपटें हैं ना, वो मतलब घोस्ट लाइक हैं, मतलब भूत की तरह दिख रहे हैं और वो डरा रहे हैं। फ्राइटेनेड मतलब अगर डराना, जो भी पासर्स पाई हैं, मतलब जो भी वहाँ से गुजर रहे हैं उनको वो डरा रही हैं। एज मून लाइट स्कैटर्ड एमंग द बोन्स, जैसे ही मून लाइट है, मतलब चांदनी अगर रात है तो वो जो लाइट है पड़ती है जब हड्डियों पे, तो जो बिखरती है, ठीक है, मतलब स्कैटर्ड मतलब होता है अगेन रन फास्ट, मतलब वो जो पड़ती है मून लाइट, ठीक है, वो हड्डियों पे तो और भी डरावना लगता है, ठीक है। वंस स्ट्रॉलिंग एट डॉन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, ठीक है, एक बार मतलब स्ट्रॉल मतलब होता है अगेन टहलना, तो सुबह सुबह ये पोएट हैं अपने पिता के साथ टहल रहे हैं और नदी के घाट पे, ठीक है, तो नदी के किनारे टहल रहे हैं, मतलब घाट से होकर, ठीक है। वी सॉ एम्बर्स लूजिंग दियर क्रूअल रेडनेस, मतलब हमने देखा है उस आग की लपटों को। एम्बर्स कहते हैं अगेन वो जो पाइस ऑफ वुड है या कोल है जो कि अभी मतलब पूरी तरह से जला नहीं है और अभी भी वो रेड है, ठीक है, तो वो लालिमा है उसके अंदर, उसी को एम्बर्स कहा जा रहा है। तो हमने देखा है उस लालिमा को, मतलब उस आग की लपटों को अपने क्रूअल रेडनेस को लूज़ करते हुए, मतलब जब तैयार होता है तो कितना वो क्रूअल होता है, मतलब कुछ भी जला सकता है, ठीक है। तो हमने देखा है उस आग की लालिमा को ख़त्म होते हुए, खोते हुए। टू द ग्रे ऐश, कैसे में, तो बिल्कुल वो भूरे कलर का ऐश राख में तब्दील होते हुए हमने देखा है। डेट स्वॉलोज ऑल, जो कि सब को निगल जाता है। अब जैसे डेथ बॉडी जलाई जाती है तो वो क्या करता है, वो डेथ बॉडी को तो पूरा जलाता है ना, यानी वो निगल लेता है अपने आप में, ठीक है। तो स्वॉलोज मतलब अगेन निगलना। हाफ कुकड लिम्स मतलब आधे जले अंग, ठीक, आधे जले अंग है, बॉडी है। फिर कह रहा है कि बोर विटनेस टू द फायर डिबॉशरी,
ठीक है। मतलब अब जो है ना, हमने ये भी देखा है कि भाई ये जो फायर है उसकी ये कैसी अनैतिकता है, ठीक है। मतलब उसका कैसा इमोरल बिहेवियर है कि वो कुछ को तो जला रहा है, कुछ को नहीं जला रहा है, ठीक है। माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स एंड बोन स्टब्स। मेरे पिता कहते हैं मुझसे कि क्या तुम देख सकते हो वो जो आधे जले अंग हैं और जो बोन स्टब्स है। इस बोन स्टब्स कहने का मतलब जो मांस का जो बच जाता है, ठीक है, जो पूरी तरह से जला नहीं है, रिमेनिंग। जैसे ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म में कि जो मैन होता है उनका वो चेस्ट नहीं जलता है पूरी तरह से, और जो वुमेन होती हैं उनका जो है ना वो वेस्ट मतलब कमर के साइड, कमर के पास का जो बॉडी होता है वो नहीं जलता है, ठीक है। तो उसे ही कहा जा रहा है कि बोन स्टब्स, ठीक है। तो पिताजी कहते हैं कि देखो उस आग को देखो, उसने क्या किया है, तो आधे जले अंगों को छोड़ दिया है, मतलब पूरी तरह से जलाया ही नहीं है उसने आग को। तो द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, मतलब ये जो आग है ना ये भूल गया है कि हाँ हमारा रियल काम क्या है। अब आग का रियल काम क्या है कि भाई जो हम आपके अंदर जा रहा है उसको जला देना, पूरी तरह से राख करना, ठीक है, राख में तब्दील कर देना। लेकिन फिर भी ये आग जो है ना अपने डेड बॉडी को भूल चुका है कि भाई इसका रियल काम क्या है। वो पूरी तरह से नहीं जला पा रहा है और कुछ फिंगरों को वो छोड़ दे रहा है, कुछ बोन स्टब्स को वो नहीं जला पा रहा है, ठीक है। तो ये आग की कैसी भूल है, ठीक है। A Zoroastrian, my child fingers clenched into a little knot of pain, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा जोरोस्ट्रियन के बारे में समझते हैं। जोरोस्ट्रियन एक रिलीजन है, एक धर्म है जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं पारसी, ठीक है। अब देखिए आखिर ये जोरोस्ट्रियन, अब ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है द पोएट बिलोंग्स टू विच रिलीजन, ठीक है, तो आप जोरोस्ट्रियन कह सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए हर एक रिलीजन में डेड बॉडी का जो अंतिम संस्कार होता है उसका तरीका अलग अलग होता है। जैसे अगर हम जैसे हिंदू धर्म में है तो हिंदू धर्म में क्या होता है, जनरली हम डेथ बॉडी को जलाते हैं, ठीक है। अगर आप मुस्लिम धर्म में है या क्रिश्चियन, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दफनाते हैं, बरीड करते हैं, ठीक है, ज़मीन के अंदर दफनाते हैं। क्रिश्चियन लोग होते हैं तो वो कैफिन बनाते हैं, उसमें डाल के फिर दफनाते ही हैं। लेकिन ये जो पारसी धर्म है ना, इसमें जोरोस्ट्रियन जिसको कहा जा रहा है, इसमें क्या होता है कि एक ओपन स्पेस होता है जिसे हम टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं, आगे हम पोएम में देखेंगे। वहाँ पे डेथ बॉडी को रख दिया जाता है बिल्कुल खुले में, और ऐसा माना जाता है कि भाई मरने के बाद भी हम किसी का भोजन बन रहे हैं। तो जो भी बर्ड्स होते हैं, जो भी मतलब क्रोज हुए, जो भी वल्चर, मतलब जो भी वहाँ जो भी बर्ड्स आती हैं, मतलब जो भी जीव हैं, पंछी हैं, वो उन्हें खा के अपने भूख मिटाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भाई हम मरने के बाद भी हम किसी का भोजन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये है जोरोस्ट्रियन ट्रेडिशन। तो कह रहा है कि अब चूंकि ये जो पोएट है वो जोरोस्ट्रियन है, ठीक है, तो इनको एक बैग से याद आता है माई चाइल्ड फिंगर क्लेंस्ड, मतलब इनके एक फिंगर में, जो छोटी वाली जो फिंगर है उसमें एक जकड़न आती है, एक छोटा सा पेन, दर्द होता है। ऐसा तब होता है जब आपको कुछ याद आए, ठीक है, मतलब एक तरह से याद आता है इनको कुछ। कह रहा है कि आई स्वोर टू सेव फायर, ठीक है, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। कह रहा है कि भाई मैंने तो स्वर, मतलब आई स्वर, मतलब मैंने शपथ लिया, ठीक है, मैंने शपथ लिया था भाई कि मैं इस आग की इस भूलने वाली बीमारी को मैं माफ़ करूँगा, ठीक है। मतलब ये जो आग की जो भूलने वाली जो बीमारी है, उसने ये जो पाप किया है मैं उसे माफ़ करूँगा। अब भाई इसके पीछे की स्टोरी क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 years सिंस, भाई मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। हाँ, हालांकि ये 20 साल पहले की बात है, ये मतलब 20 साल हो चुका है। एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, क्यों, क्योंकि मैंने अपने पहले बच्चे को, मैं जो पहला बच्चा हुआ था मेरा, मैंने उसे आग के हवाले किया था, ठीक है। अब देखिए इस धर्म में तो जलाया नहीं जाता है, फिर भी इन्होंने अपने पहले बच्चे को क्या किया था, आग के हवाले किया था, ठीक है। अब इसका पीछे रीजन क्या था, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 miles,
ठीक है, क्योंकि जो नज़दीक का जो टावर ऑफ साइलेंस है, मैंने अभी बताया आपको कि टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है, ठीक है, तो उनसे वो हज़ारों मीलों की दूरी पे था, इसलिए मजबूरी था इनका, ठीक है। अब सोच के देखिए, अगर आप किसी ऐसे जगह पे हैं, जैसे अगर आप सऊदी अरेबिया में चले गए और वहाँ पे किसी की डेथ होती है, ठीक है, और आने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप कहीं ना कहीं उसी धर्म के अकॉर्डिंग अपना करेंगे, वहाँ पे लास्ट जो भी रिचुअल्स है, अंतिम संस्कार है, ठीक है। तो ये इसलिए इनको मजबूरी थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से टावर ऑफ साइलेंस जो था वो हज़ारों मीलों की दूरी पे था, इसलिए इन्होंने क्या किया था, अपने बच्चे को आग के हवाले किया था, ठीक है। हालांकि ये तो अपने धर्म के अगेंस्ट चले गए, ठीक है। तो द फायर हिम सेड टू मी, तो उस समय आग की जो लपटें, देखिए वहाँ पे फायर हिम का मतलब था स्तुति करना, जबकि यहाँ पे फायर हिम कहने का मतलब ये होता है, यहाँ पे आग की जो लपटें हैं, या आग ने मुझसे कहा था, क्या कहा था कि यू स्टैंड फॉर गिवन, मतलब तुम्हें माफ़ी दी जाती है, तुम माफ़ी के लायक हो, यू डिज़र्व। द फायर हिम सेड टू मी यू स्टैंड फॉर गिवन ब्रोकन येट रिबेलियस, ठीक है, हालांकि तुमने रूल तोड़ा है, तुमने अपने धर्म के खिलाफ तुम गए हो, ठीक है। आई स्वोर दिस टाइम, मैं तुम्हें इस टाइम माफ़ करता हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूँ, ठीक है। टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉर गिविंग, ठीक है, मैं तुम्हें इस बार माफ़ी दे रहा हूँ, ठीक है, इसलिए ताकि तुम भी मेरी भूल को माफ़ करोगे, ठीक है। तो ये सीन वहाँ से ऐड हुआ था, जो उसने ये कहा था कि आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो चूँकि आग ने भी इन्हें एक बार माफ़ी दी थी, ठीक है, तो इन्होंने ऐसा शपथ लिया था कि भाई हम भी इस भूल को माफ़ करेंगे आपकी, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा पोएम। आइए ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। कह रहा है कि द पोएम डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ अ बर्निंग घाट, मतलब ये जो पोएम है वो क्या एक बर्निंग घाट का दृश्य दिखा रहा है, तो सही है, तो ट्रू होगा। दूसरा कह रहा है कि पासस बाय टेंस टू इग्नोर द बर्निंग एट द घाट, मतलब पासस बाय जो गुजरने वाले हैं, क्या वो इग्नोर करेंगे? वो ऑब्वियसली सी बात है, नहीं कर सकते, आप ना चाहते हुए भी आपकी नज़र जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स। तीसरा कह रहा है कि द साइट ऑफ बर्निंग बिकम्स फ्राइटनिंग एट नाइट। अब देखिए, दिन में जल रहा है तब तो कोई उतना डर नहीं लगने वाला, ठीक है, लेकिन अगर वही सीन नाइट का हो तो थोड़ा सा फ्राइटनिंग, डरावना तो हो ही जाता है, तो ये ट्रू हुआ। फिर कह रहा है कि द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स क्रूएल टू द स्पीकर। अब ये जो रेडनेस है, जो लालिमा है आग की, वो बिल्कुल क्रूर दिख रही है पोएट को, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर ई में अगला कह रहा है कि द हाफ बर्न्ड लिम्स एट द हार्ट सजेस्ट ट्रू वर्किंग ऑफ फायर, मतलब ये जो आधे जले जो अंग है, ये क्या सही काम है? मतलब ये सजेस्ट कर रहा है कि ये आग का सही काम है? नहीं, ये तो फॉल्स हो गया ना, ठीक है, क्योंकि भाई आग का तो काम है पूरी तरह से जलाना, तो ये फॉल्स हुआ। द स्पीकर नेक्स्ट कहता है कि द स्पीकर बिलोंग्स टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन, मतलब ये जो स्पीकर है ये क्या जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करता है? तो बिल्कुल सही है, पारसी धर्म ही है, ठीक है। अब ये ध्यान रखेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है, ठीक है, तो ये ट्रू हुआ। कह रहा है कि द स्पीकर इज़ नॉट प्लीज्ड विथ द व्यूज़ ऑफ हिज फादर, मतलब यहाँ जो स्पीकर है, क्या वो अपने पिता के व्यूज़ पे सहमत नहीं था, वो खुश नहीं था? सही है, खुश नहीं था, तभी तो उसने ऐसा क्वेश्चन किया कि नहीं, मैं इसे भूल नहीं मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि फायर ने भी मेरी भूल माफ़ करी थी, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को माफ़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रू। कह रहा है कि द फर्स्ट बोर्न चाइल्ड वॉज कंसाइन्ड टू द फायर अंडर कंपल्शन, मतलब क्या मजबूरी में पहला जो बच्चा जन्म लिया था उसका, तो उसने आग के हवाले किया था, क्या वो मजबूरी थी? तो हाँ, बिल्कुल मजबूरी थी, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जो था उनसे कहीं दूर पर था, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम। कह रहा है कि द वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स डॉट है पासस बाय, तो यहाँ पे क्या होगा? फ्राइटेनेड। दूसरा कह रहा है कि द ग्रेट ऐश डैट,
फिर से है डैश है फिर ऑल, तो क्या होगा, तो आप अगर पोएम देखेंगे तो लिखा है वहाँ पे, तो क्या होगा, द ग्रे ऐश डैट स्वालोज, तो स्वालोज हो जाएगा यहाँ पे। फिर कह रहा है कि द घाट इज़ लिटर्ड विथ, ठीक है, तो लिटर्ड विथ क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो घाट जो था वो भरा पड़ा था, मतलब जहाँ तहाँ बिखरे पड़े थे, तो क्या हो सकता है, आप बोन्स कह सकते हैं, या फिर हाफ बर्न्ड फिंगर्स या बोन स्टब्स कह सकते हैं, ठीक है, या फिर डेथ बॉडीज़ कह सकते हैं, या फिर फॉस्फोरेसिन कह सकते हैं, ठीक है। द फायर एट टाइम्स, फिर है डॉट इट्स डेड, तो क्या है, तो फॉरगेट, मतलब भूल गया ना, द फायर एट टाइम क्या है, भूल जा रहा है अपनी डेड बॉडी को, तो फॉरगेट हो जाएगा। कह रहे हैं कि आई सो टू सेव फायर फ्रॉम द क्या होगा, फ्रॉम द सीन, ठीक है, सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। फिर कह रहा है कि द नियरेस्ट, ठीक है, द नियरेस्ट वाज 1000 माइल्स, ठीक। अब देखिए लास्ट का जो है 1 2 3 4 ये आप खुद से करेंगे, ठीक है, और ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, मैं देखूंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए है FGH और आई होप अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो लास्ट में आप ये खुद से करेंगे, ठीक है। तो मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का इंतज़ार करूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊँगा, ठीक है। तो और रहा बात इसका क्वेश्चन आंसर्स का, ठीक है, तो ये भी आप खुद से ही करेंगे, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं आपको आंसर वहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगला जो पोएम है, जो भी होगा अगला पोएम, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और जो बेल आइकन दिख रहा है आप उसे भी दबा देंगे, ताकि आप जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी होगा वो आपके पास पहुँच जाएगा, और आप एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और इस बार आपको एग्ज़ाम देना है तो आप इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको मॉडल सेट में पूरा सॉल्व करूँगा, ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस विथ डिटेल कॉन्सेप्ट। और आपको उस वीडियो को देखने के बाद आई प्रॉमिस आपको एक्स्ट्रा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ने वाला। आपने पिछले 2 साल में क्या पढ़ा है ये इट डजेंट मैटर, बस वो काफ़ी होगा, ठीक है। आप 2 मॉडल सेट देख लेंगे, 2-3 मॉडल सेट में जो सॉल्व करूँगा उसमें मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में सब क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, और उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए होंगे वो भी मैं क्लियर करते चलूँगा। मतलब आई गारंटी कि आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।